हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, इससे पहले हमारे जो पार्ट थे वो 5 पार्ट हो गए थे आपकी कोलॉजी जो चली हुई है। तो आज हम पार्ट 6 के बारे में जानेंगे। इसमें हम बहुत सारी कैटेगरी और बहुत सारी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब ऐसी ड्रग या ऐसी दवाइयाँ जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती है और किस तरीके से करती है, जिसको हम ऑटोमेटिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। इसमें बात करते हैं हम एड्रीनर्जिक सिस्टम की। एड्रीनर्जिक सिस्टम क्या होता है? एड्रीनर्जिक सिस्टम भी वही होता है हमारा बच्चों, जिसमें जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे कुछ केमिकल्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपका इपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, और आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। वही क्या कहलाता है? आपका एड्रीनर्जिक सिस्टम या फिर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट है आपका एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन क्या होता है? आपका जो एड्रीनर्जिक होता है और आपका नॉर एड्रीनर्जिक ट्रांसमीटर होता है, वो कब होता है? केवल जब आपका जो सिंपैथेटिक पार्ट होता है किसका, एएनएस का, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, लगभग 3 प्रकार के कैटेकोलामाइंस पाए जाते हैं, जिसको हम एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें हम। फर्स्ट है आपका नोर एड्रेनालिन। नोर एड्रेनालिन, इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी डाल रखी है, आप देख लेना एक बार। The neurotransmitter is found on prostaglandin sympathetic side, except sweat gland, hair follicles, and some vasodilator fibers, and in some areas of the brain. तो इसमें आपका ये क्या करता है, जो आपका नोर एड्रेनालिन होता है बच्चों, ये क्या होता है हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, और जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंपैथेटिक की जो साइट होती है, जैसे आपका कुछ स्वेट ग्लैंड होती है जो पसीना निकालती है, कुछ हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और कुछ उसके अंदर क्या होते हैं, आपके वैसोडाइलेटर फाइबर्स पाए जाते हैं। और ये लगभग आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन के कुछ एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम एड्रेनालिन की। एड्रेनालिन क्या होता है? इट इज़ सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, फंक्शन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। ठीक है, एड्रिनल जो होता है आपका, ये सिक्रीट कर हो किसके द्वारा होता है बच्चों? आपका जो एड्रिनल मेडुला होता है। और फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन के अंदर भी, ये भी एक प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही काम करता है, जैसे आपका न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका डोपामाइन। डोपामाइन की अगर हम बात करें तो इट इज चीप न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, सिटीजैड, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेट्रा। ठीक है, डोपामाइन क्या होता है? ये क्या होता है? चीप न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब इसका मुख्य ट्रांसमीटर होता है आपका जो नर्वस सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम हो गया, और आपका सिटीजैड हो गया, और आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। सिटीजैड क्या होता है? कीमो ट्रिगर जोन होता है बच्चों। ये क्या होता है? कीमो ट्रिगर जोन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइंस। तो कैटाकोलामाइंस की हम सिंथेसिस के बारे में देख लेते हैं, किस प्रकार कैसे हो रही है। अमाइनो एसिड्स फिनाइल एलेनिन इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स फॉर कैटाकोलामाइंस। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके जो एज ए अमाइनो एसिड्स या फिर आपका फिनाइल एलेनिल का प्रिकर्सर होता है, उनके मॉलिक्यूल्स का, किसके अंदर? जो हमारे कैटाकोलामाइंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका द आयरन कंटेनिंग फिलाइन एनालिन हाइड्रोक्सिलेज इज द फर्स्ट एंजाइम। इसमें क्या होता है? आयरन कंटेन होता है बच्चों एक प्रकार से, जिसको हम एक एंजाइम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द आयरन कंटेनिंग टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इन द सेकंड एंजाइम। ठीक है, और जो इसके अंदर आयरन के साथ साथ हमारा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज भी पाया जाता है, जिसको हम सेकंड एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जो एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह काम करता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन। ठीक है, किस में कन्वर्जन होता है? वो टायरोसिन में।
कौन कौन से, जैसे आपका एलबी हो गया, अल्फ़ा एलानिन हो गया और आपका डोपा हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस। ठीक है, इसका स्टोरेज देख लेते हैं और रिलीज देख लेते हैं कैटेकोलामाइंस कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डोपामाइन इज एक्टिवली टेकन अप बाय द वेसिकुलर मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो डोपामाइन क्या करता है बच्चों, एक प्रकार से ये एक्टिव करता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, जो आपकी कुछ मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ वस्कुलर होते हैं, और किसके द्वारा होते हैं, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारी सेल्स होती है। नेक्स्ट है आपका नोर इपिनेफ्रिन इज सिंथेसाइज विद इन द वेसल्स बाय द कन्वर्जन ऑफ डीए डोपामाइन टू नोर एड्रेनालिन बाय एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो इसमें क्या होता है, जो आपका नोर एपिनेफ्रिन की जो सिंथेसिस होती है किसके साथ होती है, किस में होती है, आपके जो कुछ वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, और कन्वर्जन किसका होता है, किसके द्वारा होती है बच्चों, जो आपका डोपामाइन होता है और आपका नोर एड्रेनालिन होता है, और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे आपका डोपामाइन है और आपका बीटा हाइड्रोक्सिलेज, उनके द्वारा वो क्या करता है, काम करता है, सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोर इपिनेफ्रिन फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स विद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी के नाम से जानते हैं, एंड स्टोर्ड विद इन द एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल इन द साइनेप्टिक वेसिकल्स और ग्रेन्यूल्स। अब जो आपका नोर एपिनेफ्रिन है उसके द्वारा क्या होता है बच्चों, एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बन गया, बनने के साथ साथ क्या होगा, जो आपका एटीपी है, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है किसके साथ, आपके जो कुछ एड्रीनल या एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल्स होते हैं उसके साथ स्टोर हो जाता है। और कहाँ होता है बच्चों, आपकी जो कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स में और आपका जो ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर आपका एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल होता है, वहाँ पे क्या होता है, आपका जो नोर एपिनेफ्रिन का कॉम्प्लेक्स बना या एटीपी स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन क्रोमोग्रेनिन एब्जॉर्ब दिस एटीपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो आपका प्रोटीन क्रोमोग्रेनिन होता है वो एब्जॉर्ब होता है एटीपी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैटेकोलामाइंस आर रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ एक्जोसाइटोसिस। अब जो आपका कैटेकोलामाइंस होता है रिलीज हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक्जोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, उस प्रोसेस के द्वारा आपका कैटेकोलामाइन रिलीज होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस क्या होता है, इसमें फर्स्ट आता है हमारा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। तो ये क्या होता है बच्चों, ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यू कंटेन मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम। लगभग हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यू कंटेन होते हैं वो किसके होते हैं, आपके मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम के होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, सीएनएस, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन और आपका प्लेसेंटा। और लगभग ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बड़ी मात्रा में, तो आपका कुछ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, लीवर होता है, किडनी होती है, इंटेस्टाइन होता है और आपका प्लेसेंटा होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आर कैटेगरी अंडर मेटाबोट्रोपिक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो आपका जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हमारे मेटाबोट्रोपिक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंडर में ही आते हैं, जो आपका एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा रिसेप्टर है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपका ये क्या है, इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन रिसेप्टर प्लस एगोनिस्ट। तो देख लेते हैं इसमें, फर्स्ट है आपका अल्फा रिसेप्टर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, आपका कुछ मोस्ट वस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर, और आपका डायलेटर पेपिला लीवर रैट। ठीक है, ने इसका इफेक्ट या इसका स्टिमुलेशन किस प्रकार होता है, रिसेप्टर के द्वारा, एगोनिस्ट के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, जो पेपिलरी होती है वो डायलेशन हो जाता है उसका,
और इसमें क्या हो जाता है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाता है। ठीक है बच्चों, रैट के अंदर। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 की अगर हम बात करें तो ये प्लेटलेट्स, एडिपोज टिश्यू और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व, इसका स्टिमुलेशन क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, इनिबिशन ऑफ लाइपोलाइसिस। नेक्स्ट है आपका बीटा 1 रिसेप्टार, ये हार्ट, किडनी, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, फैट जो सबसे ज़्यादा होता है वो एडिपोज टिश्यू में, या इसको हम एरियोलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, कार्डियक स्टिमुलेशन करता है, लाइपोलाइसिस करता है, रेनिन सिक्रीशन और स्टिमुलेशन करता है। नेक्स्ट है आपका बीटा 2 रिसेप्टार, स्मूथ मसल्स के अंदर पाया जाता है, लीवर सेल्स के अंदर, मैन के अंदर। ब्रोंकियल डायलेशन हो जाता है, जो आपकी ब्रोंकाई होती है उसको डायलेट मतलब उसको फैला देता है, ठीक, खोल देता है। नेक्स्ट क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम एड्रीनर्जिक ड्रग के बारे में। तो एड्रीनर्जिक ड्रग क्या होती है बच्चों, एड्रीनर्जिक ड्रग एंड एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और आपका सिंपैथोमिमेटिक एजेंट आर ड्रग causing stimulation of the adrenergic receptors in the sympathetic nervous system। अब देखो जो आपका एड्रीनर्जिक ड्रग है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है और आपका सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है, वो क्या है, किस प्रकार की ड्रग है, वो क्या कोज करती है, वो स्टिमुलेशन करती है बच्चों एड्रीनर्जिक रिसेप्टर का, किसके अंदर, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें एड्रीनर्जिक ड्रग में कौन कौन सी आती है आपकी, आपका इपिनेफ्रिन आता है और आपका नोर इपिनेफ्रिन आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एड्रीनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, इसमें जो डायरेक्ट एक्ट करेंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट की तरह, तो इसमें आएगी ड्रग हमारी नोर इपिनेफ्रिन और आपका इपिनेफ्रिन। ठीक है बच्चों। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, तो ये क्या करते हैं इनडायरेक्ट में, दे एक्ट स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ नोर इपिनेफ्रिन फ्रॉम द टर्मिनल नर्व एंडिंग्स। ये एक्ट जो करती है बच्चों, स्टिमुलेशन का काम करती है एक प्रकार से। ठीक है, दूसरी चीज़ रिलीज का किसके द्वारा होती है, आपका जो नोर एपिनेफ्रिन है और जो आपकी नर्व्स का जो टर्मिनल जोन होता है उसके एंडिंग से। इसमें एग्जाम्पल है हमारा एम्फेटामाइन। चलिए नेक्स्ट है आपका मिक्स एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, तो इसमें क्या होता है, दे एक्ट बोथ डायरेक्टली, मिक्स है तो ये दोनों की तरह एक्ट करेगी, दोनों की तरह काम करेगी। अगर डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग करेगी तो इसमें क्या होगा, स्टिमुलेटिंग एड्रीनर्जिक रिसेप्टर साइट। ठीक है, इनडायरेक्टली करेगी तो इनडायरेक्टली में क्या होगा, आपका स्टिमुलेशन रिलीज, इसमें तो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा और इसमें क्या होगा, रिलीज ऑफ नोर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द टर्मिनल नर्व एंडिंग्स, इसमें आ जाएगी हमारी इपीड्रीन। ठीक है बच्चों। चलिए अब फर्स्ट वाली देख लेते हैं हम, जो डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है। ये क्या करते हैं, दीज एजेंट डायरेक्टली बाउंड एंड इंटरेक्ट टू एक्टिव द रिसेप्टार्स। ठीक है, ये एजेंट क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्ट बाउंड होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं रिसेप्टार को एक्टिवेट करने के लिए, या उसको रिसेप्टार को एक्टिवेट कर देते हैं। इसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो कहाँ कहाँ काम करता है, आपका जो सीवियस इफेक्ट में मदद करता है, जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। दूसरी चीज़ रेस्पिरेटरी इफेक्ट शो करता है और आपका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी दिखाता है। इसके थेरापेटिक यूज की बात करें तो हम, इपिनेफ्रिन एक्टिवेट्स ऑल 4 सब टाइप्स ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जितने भी हमारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं 3-4 प्रकार के, उन सबको आपका एपिनेफ्रिन क्या कर देता है, लगभग एक्टिवेट्स कर देता है। जैसे आपका ब्रोंकोडाइलेशन कर देता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसको हम सदमा बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग सुपरफिशियल ब्लीडिंग। ठीक है बच्चों। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, क्या क्या होगा, हाइपरटेंसिव सिरिसिस हो जाएगा, एंजीनिया पेक्टोरिस हो जाएगा और आपका हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, इसमें ड्रग आती है हमारी एम्फेटामाइन एंड अदर कंपाउंड्स रिलेटेड टू दिस क्लास आर हाईली सोलुबल इन लिपिड एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नोरेपिनेफ्रिन इन द साइनेप्स एट द पेरिफेरल एंड द सीएनएस। तो आपका जो एम्फेटामाइन ड्रग है
वो क्या करती है, या जो अदर कंपाउंड्स है बच्चों उनसे संबंधित जो क्लास की हमारी ड्रग है वो क्या होती है, पहली बात तो वो हाईली सोलूबल होती है लिपिड में, ठीक है। दूसरी चीज़ वो क्या करती है, जो आपका नोर एपिनेफ्रिन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको बढ़ा देती है, किसके अंदर, साइनेप्स में, ठीक है। और जो आपका पेरिफेरल और सीएनएस होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसके हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। ये क्या करता है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेशन कर देता है। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्शन दिखाता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन और आपका एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में बहुत मददगार होता है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम थेरापेटिक यूज़ की। तो इसमें फर्स्ट है आपका डिप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं हम इसको, नेक्रोलेप्सी में यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सडन अटैक टू स्लीप इनकम्प्लीट, ठीक है। आपको क्या हो सकता है, अचानक से अटैक आ सकता है सोते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाइपर काइनेटिक और आपका सिंड्रोम हो जाएगा बच्चों के अंदर, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी हो सकती है, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन कोज भी हो सकता है, जैसे डिजीनेस, इंसोम्निया, वोमिटिंग, नोजिया और आपका हाइपरटेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या होते हैं बच्चों, तो ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं एक बार हम। देखो, दे इनहिबिट द एक्शन दैट अकर्स बाय द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या एक प्रकार से अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा रिलीज होते हैं, जो आपका एड्रेनालिन होता है बच्चों, ठीक है। इसमें इसकी 3 टाइप्स की क्लास है वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट है आपकी एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, तो इसमें आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा रिसेप्टर, ठीक है। दूसरा है आपका एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, ठीक, इसमें आएगा आपका रिजरपाइन, ब्रिटाइलियम और आपका गुएनिथायोडीन, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों, एग्जाम में भी पूछी जाती है इनका मोड ऑफ एक्शन, रिजरपाइन और आपका गुएनिथायोडीन। नेक्स्ट है आपका सेंट्रली एक्टिंग एजेंट, इसमें आएगा आपका मिथाइल डोपा और आपका क्लोनिडीन एक्सेट्रा। चलिए अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है आपका अल्फ़ा ब्लॉकर्स, वे ऐसी दवाइयाँ, वे ऐसी ड्रग जो अल्फ़ा को ब्लॉक करने का काम करती है। दूसरा आपका बीटा ब्लॉकर्स है, तो इसमें आएगी आपकी अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव, इसमें आएगी ड्रग आपकी योम्बिन। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव में पैराजोसिन, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो बीटा 1 सेलेक्टिव में आएगी आपकी बुटोक्सामाइन, बीटा 2 में आएगी आपका सेलेक्टिव में एटिनोलोल, और इसमें नॉन सेलेक्टिव में आपका प्रोपेनोलोल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नॉन सेलेक्टिव में इसमें 2 प्रकार से एक्टिविटी होती है, एक तो रिवर्सिबल होता है, एक आपका इरिवर्सिबल होता है। तो इरिवर्सिबल में आपका आएगा फिनोक्सीबेंजामाइन और रिवर्सिबल में आपका पेंटोलामाइन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट की, अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, दीज ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रिनर्जिक एजेंट, ये एड्रिनर्जिक एजेंट के एक्शन को ब्लॉक कर देती है ऑन अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक है। दीज ड्रग आर आइदर डायरेक्टली ऑन अल्फा और आपका अल्फा 2 रिसेप्टर सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिवली ऑन बोथ ऑफ द दैम अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ये ड्रग क्या करती है बच्चों, डायरेक्ट एक्ट करती है आपका जो अल्फा रिसेप्टर्स होता है, बीटा रिसेप्टर्स होता है, उसमें वो चाहे आपका सेलेक्टिव हो या नॉन सेलेक्टिव हो, दोनों के ऊपर ये प्रॉपर एक्ट करती है, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है आपका नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव में आपकी ड्रग आएगी फिनोक्सीबेंजामाइन, एर्गोटामाइन, टोलाजोलिन और आपका पेंटोलामाइन और आपका क्लोरप्रोमाजीन। अल्फा 1 सेलेक्टिव में आएगी आपका पैराजोसिन, टेराजोसिन और आपका डोक्साजोसिन। अल्फा 2 सेलेक्टिव में आएगी आपकी योइम्बिन, ठीक है बच्चों। चलिए इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। थेरेप्यूटिक यूज क्या है, इन इसेंशियल हाइपरटेंशन, इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF। नेक्स्ट आपका इन हिमोरेजिक
कंडीशन में, इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में और आपका माइग्रेन में। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं इसके क्या क्या होंगे। सीवियर ए सडन फेल इन बीपी, अचानक से आपको क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर है जो वो गिर सकता है, कम हो सकता है। डिजीनेस हो जाएगा, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, हेडक हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, अब दूसरा है हमारा बीटा एडेनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग ए ड्रग। तो ये क्या होती है, दी ड्रग दैट रिड्यूस द हार्ट रेट, ये क्या कर देती है ड्रग, आपका जो हार्ट रेट है उसको कम कर देती है, एंड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को, और किसके द्वारा एक्ट करती है, बीटा रिसेप्टर साइट, बीटा रिसेप्टर साइट पे जाके क्या कर देती है, एक्ट कर देती है। इट इज़ यूज इन पेशेंट विद अस्थमा एंड सीओपीडी डिजीज, और जो ये यूज की जाती है अस्थमा के पेशेंट के लिए और आपका जो सीओपीडी डिजीज होती है बच्चों। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। फर्स्ट है आपका कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स, तो इसमें आपका मेटाप्रोलोल आएगा, आपका नेक्स्ट ड्रग है एसीबुटालोल आएगा, एस्मोलोल आएगा, एटिनोलोल आएगा और आपका बिनोप्रोलोल आएगा। दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स, इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी है हमारी। फर्स्ट है आपका सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ठीक, तो इसमें आएगा टिमोलोल और नेडालोल। दूसरा है आपका बीटा ब्लॉकर्स विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, इसमें ड्रग आएगी आपकी प्रोपेनोलोल। नेक्स्ट है आपका बीटा ब्लॉकर्स विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एंड इंट्रेंसिंग सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, इसमें ड्रग आएगी आपकी ऑक्सीप्रिनोल और आपका पेंडोलोल। मिसलेनियस में आएगी आपकी सेटेलोल। ठीक है, थर्ड है आपका सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर्स, इसमें ड्रग आएगी आपकी बुटोक्सामाइन और आपका ICI 118551। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, इसमें आएगा ये मतलब दोनों प्रकार से ब्लॉकिंग का काम करेगी, लेबिटालोल और आपका कार्बिडिलोल और आपका सेलिप्रोलोल। चलिए अब बात करते हैं हम कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। ठीक, जो कार्डियक के लिए सेलेक्टिव की गई है जो कि बीटा ब्लॉकर्स होती है आपकी एटिनोलोल। ठीक है, एटिनोलोल के बारे में देख लेते हैं बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट्स सोलबिलिटी इन लिपिड इज लो ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसकी सोलबिलिटी की अगर हम बात करें लिपिड में बच्चों तो क्या होती है, वो बहुत ही कम होती है ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप उसको ओरल एडमिनिस्टर करते हो। ठीक है, मतलब आप उसको ओरली यूज कर रहे हो तो जो उसकी सोलबिलिटी होगी लिपिड में तो कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब कम्प्लीटली बट डज नॉट शो सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये कंप्लीट एब्जॉर्ब इसका या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का वो क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कैसे काम करती है। इट ब्लॉक्स बीटा 1 रिसेप्टर, ये बीटा 1 जो रिसेप्टर होता है बच्चों, ठीक है, अभी ऊपर भी बात करी है हमने कि जो अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 बीटा 2 है, वो कहाँ कहाँ रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, किस चीज़ को वो स्टिमुलेट कर रहे हैं वो हमने उसमें फ्लो चार्ट में पढ़ा था। तो इट ब्लॉक्स बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन हार्ट, तो जो ये आपका बीटा 1 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करते हैं और प्रेजेंट कहाँ होता है, आपके हार्ट में, इन किडनी में, एंड प्रोड्यूस ए डिक्रीज इन बीपी, और आप क्या प्रोड्यूस करता है, आपका जो बीपी होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका एटिनोलोल काम करता है। इसके एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हाइपोटेंशन, डिप्रेशन और आपका CNS इफेक्ट। दूसरा है हमारा नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स, इसमें आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन की बीटा ब्लॉकर्स वाली ड्रग आती है प्रोपेनोलोल। तो ये क्या करती है बच्चों, ब्लॉक द कार्डियक बीटा 1 रिसेप्टर। पहली बात तो ये ब्लॉक करेगी कार्डियक का जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसको। दूसरी चीज़ ए डिक्रीज इन द हार्ट रेट, हार्ट रेट को कम करेगी।
थर्ड आपका सप्रेशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन थ्रो एवी नोड्स, ठीक है, आपका जो इम्पल्स कंडक्शन है उसको सप्रेस कर देगी एवी नोड्स को। फोर्थ आपका ए डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और जो आपका वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है उसको कम कर देगी। नेक्स्ट आपका सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय ब्लॉकिंग द रीनल बीटा 1 ब्लॉकर्स, ठीक है, और ये क्या करेगी, सप्रेस करेगी और जो रेनिन का सिक्रीशन हो रहा है ठीक है उसको ब्लॉक करेगी, और जो आपका रीनल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका ब्लॉकिंग द बीटा 2 रिसेप्टार्स इन द लंग्स ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ये ब्लॉक करेगी बीटा 2 रिसेप्टार्स को लंग्स में, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसमें क्या होगा आपका ब्लड वेसल्स बीटा 2 ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें आपकी सेलेक्टिव स्केलेटल मसल्स और आपका लीवर। यूज की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हाइपोटेंशन में, कार्डियक अरिथमिया में, माइग्रेन, एंजाइटी चिंता में, पार्किंसन डिजीज में, और आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। नेक्स्ट है इसका एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पड़ता है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी में, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में भी, और जो लैक्टेशन जो दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनके लिए। तो इसमें क्या होता है, क्यों पड़ता है इफेक्ट ज़्यादा उसको मदर को, क्योंकि जो आपका प्रोपेनोलोल होता है बच्चों वो क्या कर जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, और क्या रिजल्ट शो करता है, हाइपोटेंशन, ठीक है, जो मदर्स होती है जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं बच्चे को, तो उसको ये मेडिसिन्स यूज नहीं करनी चाहिए, उसके मदर को भी इफेक्ट पड़ेगा बहुत, और जो बेबी है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूरॉन ब्लॉकर्स। तो न्यूरॉन ब्लॉकर्स क्या होते हैं बच्चों, देख लेते हैं एक बार हम। इसमें क्या होता है, द ड्रग्स ब्लॉकिंग रिलीज ऑफ नोर एड्रेनालिन फ्रॉम द पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स इन रेस्पॉन्स टू इम्पल्स और नर्व स्टिमुलेशन आर कैटेगरी अंडर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करती है, ये नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरॉन्स को ब्लॉक करने का काम करती है, ठीक है। ड्रग ब्लॉकिंग रिलीज ऑफ नोर एड्रेनालिन, ठीक है, ये क्या कर रही है, ड्रग ब्लॉकिंग का काम कर रही है, और रिलीज क्या कर रही है आपका नोर एड्रेनालिन, किसके द्वारा, जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, और क्या कर रही है वो आपकी जो इम्पल्स है, ठीक है, और आपका जो नर्व है उसको स्टिमुलेशन करने का रेस्पॉन्स दे रही है, ठीक है, और आपको क्या कर रही है, न्यूरॉन्स ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें ड्रग आती है ग्यूनिथायोडीन। ग्यूनिथायोडीन देख लेते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट था हमारा इन 1961 में, मैक्सवेल, ठीक है, जो कि आपका एक खिलाड़ी भी है बच्चों, ठीक है। मैक्सवेल था, मुल था, और आपका पोलमेनर था। ये तीनों साइंटिस्ट थे 1961 में, इन्होंने इसके बारे में, इसकी सिंथेसिस के बारे में बताया था। इट वाज यूज टू ट्रीट सीवियर हाइपरटेंशन, इसको यूज किया गया था, ज़्यादा हाइपरटेंशन के लिए भी यूज किया गया था। मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं किस प्रकार काम करती है। मेनली द इनिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ नोर एड्रेनालिन अपटेक, इट कोज ब्लॉकिंग ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। ये जो मेनली इनिबिट करती है या रिलीज करती है जो आपका नोर एड्रेनालिन का पार्ट होता है उसको, और क्या करती है, इट कोज ब्लॉकिंग ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, और इसका जो मेन कारण होता है वो क्या है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स को ब्लॉक करने का, ठीक है। दूसरी चीज़, इफ हायर डोज आर कंज्यूम, यदि आप हायर डोज इसकी ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रीअपटेक ऑफ नोर एड्रेनालिन बाय द एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग इज ब्लॉक एंड गिवन बाय आईवी रूट्स। तो ये क्या करेगी बच्चों, नोर एड्रेनालिन के द्वारा एड्रेनर्जिक नर्व्स जो एंडिंग होती है उसको ब्लॉक करेगी, ठीक है, यदि आप उसको क्या कर रहे हो, ओरल रूट से, नहीं सॉरी, आपको आईवी रूट से यदि आप उसको दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगी, डिप्लेक्शन ऑफ द नोर एड्रेनालिन स्टोर एट द एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग एंड टिश्यू
हार्ट एंड एरोटा और आपका अकर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो देखो आपका जो नोर एड्रेनलिन है वहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा एक प्रकार से, और नोर एड्रेनलिन स्टोर होगा कहाँ पे, जो आपका एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग है और जो आपके टिश्यूज है। ठीक है, कहाँ कहाँ होते हैं वे टिश्यूज, हमारे हार्ट में और आपका जो एरोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट इज़ अकरिंग बिकॉज द ड्रग्स रिप्लेस नोर एड्रेनलिन स्टोर्ड इन द एड्रेनर्जिक न्यूरोनल एंडिंग्स। और ये कब होता है और क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी ड्रग होती है वो रिप्लेस हो जाती है बच्चों नोर एड्रेनलिन में, और स्टोर हो जाती है किसमें, आपका जो एड्रीनर्जिक न्यूरल एंडिंग्स होता है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। ठीक, अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें तो फॉल इन बीपी कम हो जाएगा। दूसरा, रीनल ब्लड फ्लो इज रिड्यूज, आपका जो किडनी, रीनल को किडनी बोलते हैं हम, किडनी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, और आपका कार्डियोवास्कुलर रेस्पॉन्स कम हो जाएगा। रिड्यूज पल्स प्रेशर, पल्स का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट ड्रग है आपकी रिजरपाइन, ये भी इम्पोर्टेंट ड्रग है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो ये क्या कैसे कैसे काम करती है। द रूट्स ऑफ द प्लांट रुवोल्फिया सर्पेंटिना इज यूज इन द फॉर्म ऑफ द मेडिसिन सिंस एंशियंट टाइम्स। ठीक है, तो देखो ये जो एक प्लांट होता है बच्चों रुवोल्फिया का, जिसको हम रुवोल्फिया सर्पेंटिना के नाम से जानते हैं, उसका हम रूट लेते हैं। ठीक है, और तब जाके हम उसको मेडिसिन की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक, इट इज़ यूजफुल फॉर मैनी कंडीशन लाइक इंसोम्निया, स्नेक बाइट और आपका इंसैनिटी। ठीक है, तो इसका हम जो यूज कर सकते हैं बहुत प्रकार की कंडीशन में यूज कर सकते हैं लगभग, जैसे आपका इंसोमिनिया है, पागलपन है एक प्रकार का, स्नेक बाइट सांप ने काट लिया तो तब भी यूज कर सकते हैं, और आपका इंसैनिटी में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर कोई इंसान या पागलपन की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसके रिजरपाइन एक्ट ऑन द वेरियस साइट, रिजरपाइन क्या करती है, लगभग बहुत प्रकार से डिफरेंट साइट पे काम करती है। स्टोरिंग कैटाकोलामाइंस, कैटाकोलामाइंस के साथ स्टोर करती है, एड्रेनलिन के साथ, नोर एड्रेनलिन के साथ और आपका डोपामाइन के साथ। लेकिन यदि ये जो इसका डिप्लेक्शन होता है तब, ठीक है। दूसरी चीज़, इट मेनली एक्ट ऑन CNS कोजिंग डिप्लेक्शन ऑफ 5HT, ठीक है, ये मेनली एक्ट करती है जो आपका CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और वहाँ पे क्या कोज करती है, आपका जो 5HT एगोनिस्ट होता है उसको डिप्लेक्ट कर देती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका द रिडक्शन ऑफ नोर एड्रेनलिन प्रिजर्व इन द पेरिफेरल सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स एंड आल्सो दोज प्रेजेंट ऑन द हार्ट, ठीक है। तो ये क्या करती है, रिडक्शन कर देती है जो आपका नोर एड्रेनलिन प्रेजेंट है वहाँ पे किसके अंदर, जो आपका पेरिफेरल सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स है, और कहाँ पे होता है ये प्रेजेंट, जो आपका हार्ट होता है बच्चों, ठीक। दूसरी चीज़, द नोर एड्रेनलिन रिलीज एट द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स इज मेनली टेकन up by the adrenergic neuronal endings and some of its amount is metabolized partially by the certain enzyme catechol or methyl transferase। तो इसमें क्या होता है, आपका जो नोर एड्रेनलिन है रिलीज हो रहा है वो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स के द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो उसका मेनली इफेक्ट होता है किसके द्वारा होता है, जो आपका एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स एंडिंग होती है, और कुछ जो उसका अमाउंट जो मेटाबोलाइज होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, हमारा जो कैटाकोल होता है और आपका ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स द रिजरपाइन बाइंड टू स्टोरेज वेसिकल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, दस इनिबिशन बोथ द ग्रेनुलर अपटेक एंड द स्टोरेज ऑफ कैटाकोलामाइंस एंड 5HT, ठीक है। अब जो आपका एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होता है रिजरपाइन जो बाइंड होता है बच्चों एक प्रकार से, या उसका जो स्टोरेज होता है तो कहाँ होता है, जो कुछ वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर होता है एक प्रकार से, और एक लंबे टाइम तक वहाँ पे वो रहता है, तब जाके वो क्या करता है, अपना रेस्पॉन्स शो करता है और उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, वो इनिबिट कर देता है दोनों प्रकार से। और
फिर क्या होता है, उसका स्टोरेज होता है, फिर जाके वो स्टोरेज होता है कहाँ पे, जो आपका कैटेकोलामाइंस प्रेजेंट है और आपका जो 5-HT होता है, ठीक है। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है। एडवर्स रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, पार्किंसम हो सकता है, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। दे एक्ट पेरिफेरली एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल्स फाइबर itself or centrally in cerebrospinal axis to reduce muscle tone and or cause paralysis, ठीक है। तो ये क्या काम करती है बच्चों, ये एक्ट जो करता है आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ये नाम से ही पता चल रहा है, एक्ट करता है एक प्रकार से जो आपका पेरिफेरली होता है, ठीक है। और जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है और आपका मसल्स फाइबर होता है, ये क्या करता है, एक प्रकार से सेल्फ एक्ट करता है, ठीक है। कहाँ पे, जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस होता है वहाँ पे, और मसल स्टोन को क्या कर देता है, एक प्रकार से वहाँ पे उसको कम कर देता है उसकी एक्टिविटी को, और उसके कारण आपको क्या हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। मतलब जो आपकी मांसपेशियाँ होगी या मसल स्टोन होगी उसको कम कर देगा, ठीक है, और आपको पैरालाइज भी हो सकता है उसके कारण, ठीक है। इट इज़ नोन एज स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, ठीक है। इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि दीज ड्रग आर यूज टू रिड्यूज अनवांटेड स्पास्म। क्योंकि ये ड्रग जो यूज करी गई है किस लिए की गई है, जो अनवांटेड स्पास्म है एक प्रकार से, मतलब जो जकड़न हो रही है आपकी मसल्स के अंदर या मांसपेशियों के अंदर, उसको ये कम कर देती है बच्चों, ठीक है। इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। ड्रग एक्टिंग पेरिफेरली एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसमें फर्स्ट है आपका कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स और नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। इसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है लॉन्ग एक्टिंग, जो कि आपकी 60 से 120 मिनट तक असर करेगी। तो इसमें ड्रग है हमारी डोक्साकुरियम, नेक्स्ट है आपका पैनक्रोनियम, नेक्स्ट है आपका विसिक्रोनियम। सेकंड है आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग, लगभग 20 से 25 मिनट। तो इसमें ड्रग आएगी आपकी एट्राकुरियम और आपका रोक्रोनियम। थर्ड है आपकी शॉर्ट एक्टिंग, जो 10 से 20 मिनट। इसमें ड्रग आएगी आपकी मेवाकुरियम। सेकंड है आपका डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, इसमें आएगा आपका सुसनाइल कोलाइन, ठीक है। थर्ड है आपका इनिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, इसमें आएगी आपकी बोटोलिनियस और आपका टॉक्सिन टाइप ए। सेकंड है आपका ड्रग एक्टिंग सेंट्रली, इसमें आएगी आपकी डायजिपाम, बैक्लोफैन, मेफिनेक्जिन। नेक्स्ट है आपका ड्रग एक्टिंग डायरेक्टली ऑन मसल्स, इसमें आपकी आएगी डेंट्रोलिन, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट देख लेते हैं हम पेरिफेरली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार होता है, तो देख लेते हैं। दे रिड्यूज मसल टोन, देखो पहली बात तो ये जो मसल्स की टोन है उसको रिड्यूज करेगी, एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, और ये जो स्केलेटल मसल्स है उसके फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर देगी। सिम्टम्स क्या कोज करेगी, पेन होगा आपको, मसल्स आपकी स्पास्म हो जाएगी, ठीक, एसेट्रा। अब मोड ऑफ एक्शन कैसे है, द मोड ऑफ एक्शन of neuromuscular blockers is by interfering in the transmission at the neuromuscular end plate. They do not act on the CNS, ठीक है। तो जो ये आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होता है, उसका जो ट्रांसमिशन होता है न्यूरो मसल्स का, उसकी जो लास्ट वाला या एंड प्लेट होती है उसको ब्लॉक कर देगी, और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर ये कोई भी काम नहीं करेगी, उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं इसका। नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट, इसमें ड्रग आएगी आपकी टूबोक्रेनिन। नेक्स्ट आपका स्केलेटल मसल्स, हिस्टामाइन रिलीज, ऑटोनोमिक गैंग्लिया,
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। थेरापेटिक यूज देख लेते हैं। जनरल अनेस्थेसिया फॉर वेंटिलेटरी सपोर्ट, इलेक्ट्रोकन्वल्जिव या एंड ट्रॉमा, सीवियर टेटेनस और आपका इपीलेप्टिक, इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है बच्चों, देख लेते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, एक प्रकार से ये क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगेंस्ट द न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टार्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, कुछ हमारी ये क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, और ये जो आपका न्यूरो मस्कुलर होता है रिसेप्टार्स, उसके अगेंस्ट काम करती है। सो इट इज़ रिजल्ट इन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टार। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, लास्ट में आपका जो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टार्स होते हैं उसकी एक्टिविटी या उसकी नंबर को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं बच्चों। ठीक है, इसका डायग्नोस देख लेते हैं हम। टॉपिकल साइन और सिम्टम्स, तो आपको क्या हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, डिप्लोपिया। नेक्स्ट है आपका डायसर्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वीकनेस इन च्यूइंग, मसल्स वीकनेस, रेस्पिरेटरी फेलियर। दूसरा है आपका एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें आएगा न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेस्ट। ड्रग यूज कौन कौन सी है इसमें, पायरिडोस्टिगमाइन ब्रोमाइड। नेक्स्ट है आपका नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड। नेक्स्ट है आपका इम्यूनोसुप्रेसेंस, कोर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें ड्रग आएगी प्रेडिनोसोन। अब इसमें लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन आई माइडायराइटिस। ठीक है, चलिए ये क्या होती है, दे एजेंट आर यूज टू डायलेट द pupil so that an easier and more dilate examination of structures in the posterior segment of the eye can be performed। ठीक है, तो ये क्या करती है या ये एजेंट क्या करते हैं जो यूज किए जाते हैं। डायलेट का मतलब होता है खोलना या उसको फैला देना आपकी जो पिपिल होती है बच्चों। ठीक है, इसलिए इसको हम आसानी से, या ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, डिटेल में अगर हम इसकी तुलना कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो ये क्या करती है, हमारी आँखों के लिए परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ड्रग यूज इसमें हम कौन कौन सी करते हैं, ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड कैसे काम करती है, इट इज़ यूज एज माइडाइट्रेट्स इन द लोअर कंसनट्रेशन ऑफ 0.5% ओनली पीपल स्टार्ट डायलेटिंग। ठीक है, इसको हम माइडाइट्रेटिस के लिए यूज करते हैं, और इसकी लोअर कंसनट्रेशन कितनी यूज करते हैं हम, 0.5% ओनली। ये पीपल को क्या कर देती है, उस वहाँ पे एक प्रकार से उसका डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है लगभग कुछ मिनट के अंतराल में ही। ठीक है, एंड इन अराउंड 30 मिनट डायलेट मैक्सिमम, और लगभग आपका जो 30 मिनट का टाइम है उसके अंदर अंदर वो उसको कर देगी डायलेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लूकोमा। ठीक, इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये क्या होती है, एक प्रकार की प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, कोजिंग डैमेज टू ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इसका इफेक्ट जो पड़ता है आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज भी कर सकती है। दैट रिजल्ट इन विजुअल फील्ड डिफेक्ट, जिसकी वजह से आपका जो देखने की जो प्रक्रिया है वो कम हो सकती है बच्चों। ठीक है, द डिसऑर्डर इन प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर। इसकी रेंज है 10 से 20 mmHg। इसका जो डिसऑर्डर देखा गया है तो वो क्या है, आपका जो नेचर, देखो नेचर से जैसे हमें दिखाई दे रहा है, और बाद में अगर आपको प्रॉब्लम हो गई और आप ये ड्रग यूज कर रहे हो तो उसमें बहुत प्रोग्रेस आता है, एक प्रकार से बहुत इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, यूजुअली हम उसको एसोसिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और रेंज कितनी होती है उसकी, 10 से 20 mmHg। ड्रग यूज हम कौन कौन सी है इसमें, आपका ओस्मोटिक एजेंट, ये क्या करता है, रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक, ओस्मोटिक का तो मतलब प्रेशर ही होता है एक प्रकार से। ठीक, इसमें है आपका मनिटोल,
इसमें कंसंट्रेशन होगी इसकी 20% और आपको इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स। नेक्स्ट है आपका बीटा एडिनो ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है आपको प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट है आपका मायोटिक जिसको हम पिलोकार्पिन भी यूज कर सकते हैं मिटोटिक में, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं हम एक्यूट कंजेस्टिव नैरो एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। एक्यूट का मतलब अचानक से होने वाला, ठीक। क्रोनिक कंजेस्टिव वाइल्ड रेंज ग्लूकोमा, क्रोनिक का मतलब एक लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम ओस्मोटिक एजेंट मैनिटोल 20% आईवी रूट से, ग्लिसरीन 50% ओरल रूट से। इसमें आपका बीटा ब्लॉकर्स के लिए टिमोलोल 0.25% और आपका बीटा जोलोल 0.25%। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स। इसमें जो ड्रग यूज करते हैं हम एसिटाजोलेमाइड आईवी या ओरल रूट से भी हम दे सकते हैं। इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं लेटेनोप्रोस्ट 0.05% टॉपिकली, ठीक। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, इसमें ड्रग आएगी टिमोलोल 0.5% टॉपिकली यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स, इसमें आपकी ड्रग आएगी डोरजोलेमाइड 2% टॉपिकली और आपका ब्रिनोजोलामाइन टॉपिकली। नेक्स्ट है आपका मायोटिक्स, इसमें पिलोकार्पिन 2% टॉपिकली, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में डीपी वेफ्रिन 0.1% टॉपिकली, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। इसमें हमने लगभग 5-6 टॉपिक कवर किए हैं आपके जो ड्रग एक्टिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो कोलोजी एक इतना हमारे डिप्लोमा या फार्मेसी के लिए बहुत मेन सब्जेक्ट होता है बच्चों। अगर आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ोगे तो ये आप कवर कर सकते हो, वरना कोलोजी में बहुत बच्चों की बैक लगती है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की बैक आए। आप इसको एक बार अच्छे से प्रॉपर देख लेना और बच्चों के पास भी शेयर करना, ताकि हमें भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहे। आपके साथ बने रहना, हमारे साथ लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब दोनों करना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, टाटा, ऑलवेज हैप्पी।